नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द कैरियर एज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम इस मंथ के एंड में होने वाला है। तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो उस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स में पैनिक क्रिएट हो रहा है कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से अटैम्प्ट को लेना चाहिए जिससे कि हम सेफ़ स्कोर ला सकें। ये जो चार्ट हम भी देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें हम ये इस माध्यम से देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हमारा क्या रहेगा। जनरली क्या होता है कि यूपीएससी में हम लोग जब अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, तो फर्स्ट इटरेशन में अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। उसके अलावा सेकेंड इटरेशन में हम लोग जो लॉजिक होता है, गेस होता है और एजम्पशन के आधार पे जो दो ऑप्शन के बीच में डाउट होता है, उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी ला करके हम क्वेश्चन सॉल्व करके अपने अटैम्प्ट्स को 55 to 60 तक ले जा पाते हैं। तो यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है कि जब हम 53 अटैम्प्ट करते हैं तो हमारे पास गलती करने का चांस 19 क्वेश्चन है। मीन्स हमारा अटैम्प्ट कितना होगा, 72 अगर हम अटैम्प्ट करते हैं तो हमारा 53 सही होना चाहिए और 19 गलती होगा। तब हम 93 जो 2025 का क्वेश्चन में जो कट ऑफ था वो 93 अराउंड था, तो 93 ला सकते हैं। सिमिलरली अगर 76 अटैम्प्ट करते हैं तो हमारे पास लिबर्टी है कि हम 22 गलती करें और 54 एनी हाउ सही करना पड़ेगा। इसी तरह से हम यहाँ पे 80 देख रहे हैं, 84, 88, यानी कि अगर हम पूरा 100 अटैम्प्ट करते हैं तो हमें 60 एनी हाउ राइट करना पड़ेगा, तब हम 40 गलती कर सकते हैं। तो हमारा मार्क्स कितना आ जाएगा, तो 94 मार्क्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि फर्स्ट इटरेशन में जब हम 35 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके नेक्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड इटरेशन में हम कैसे नंबर्स अपने आप को बढ़ा सकें, क्या लॉजिक लगा सकें, कैसे ऑप्शन को छांट करके अपने लिए ऑप्शन ईजी बना लें, तो उसको हम लोग यहाँ पे पहले देखने वाले हैं। तो ये रहा हमें कि जब हम अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन तो मॉक टेस्ट में हम उसके हिसाब से अटैम्प्ट करें ताकि हम उस कट ऑफ के आसपास पहुँच पाएँ। तो इसमें हम देखते हैं कुछ लॉजिक या एलिमिनेशन टेक्निक जिसके माध्यम से हम लोग आगे PYQ 2025 का सॉल्व करेंगे। तो लेट्स से सबसे पहला है कि एक्सट्रीम क्लेम्स, जो भी एक्सट्रीम क्लेम्स होता है स्टेटमेंट में कि कंसिस्टेंटली स्टेडली इंक्रीजिंग। तो कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग अगर स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो वो एक्सट्रीम क्लेम हो रहा है कि लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है, तो ये एक्सट्रीम क्लेम है जो कि रॉन्ग होता है। तो याद क्या रखना है यहाँ पे, जब भी कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, स्टेडली डिक्रीजिंग अगर रहता है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसमें प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज। इसमें क्या है कि जो प्रोबेबल स्टेटमेंट होता है लाइक कैन बी, मे बी, माइट बी, लाइकली टू बी, एक्सपेक्टेड टू बी, ये प्रोबेबल स्टेटमेंट है। इसके माध्यम से हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो एक एजम्पशन आता है कि हाँ ये सही हो सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे, सही एजम्पशन लेंगे और एलिमिनेट करके आंसर निकाल के ले जाएंगे। ये दूसरा लॉजिक हुआ। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है PYQ। अक्सर स्टूडेंट्स PYQ को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, ट्रेंड नहीं समझ में आ पाता है और वो मॉक टेस्ट जो मार्केट में चल रहा है उसी को सॉल्व कर करके PYQ छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, PYQ को एनालिसिस करना। एटलीस्ट 10 ईयर्स का PYQ एनालिसिस चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने पैटर्न को पकड़ पाएंगे कि हाँ हम कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, क्या हम लॉजिक लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ हमें जांचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप लोग टारगेट बनाइए कि नेक्स्ट 10 डेज के अंदर 2015 से 2025 तक एनी हाउ 10 ईयर्स का हम PYQ सॉल्व करें और जो लॉजिक अभी बताया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करके अपने मार्क्स में देखें कि इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज़ आप लोग खुद से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पीपुल सेंट्रिक एंड सोशल क्वेश्चन। जब भी पीपुल सेंट्रिक ऑप्शन रहता है या सोशल क्वेश्चन रहता है उस केस में वो ऑप्शन सही रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसर्निंग सोसाइटी के बारे में हो गया, गवर्नेंस के बारे में, राइट्स, वेलफेयर, तो ये सब पॉजिटिव आउटलुक देता है। इंक्लूसिव के बारे में बात करता है तो लॉजिकल ऑप्शन लगता है। तो ये सब ऑप्शन अगर आता है स्टेटमेंट में तो उसको हम लोग सही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स जो भी आता है खास करके साइंस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में AI से रिलेटेड हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग से हो गया, नैनो टेक्नो हो गया, जेन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सबसे क्वेश्चन अगर आता है तो स्टेटमेंट मॉडरेट
रहता है, प्रोबेबल रहता है और पोटेंशियल रहता है कि वो एप्लीकेशन सही होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट अगर आता है तो हम उसको सही कंसीडर करते हैं। जब भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रहा हो तो पॉसिबल है कि उसका यूज एप्लीकेशन बहुत हद तक होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं सही ही माना जाएगा। अभी हम लोग इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 2025 का अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन, जिसके में हम देखेंगे कि किस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक लगता है और कैसे हम क्वेश्चन को सही करके आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्टैटिस्टिक फैक्ट। जब भी लिटरेचर हिस्ट्री या इसमें आता है क्वेश्चन कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है, जनरल स्टेटमेंट है, क्या है, जनरल स्टेटमेंट रहता है। तो जनरल स्टेटमेंट में हम क्या याद रखेंगे कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड या स्टैटिस्टिक फैक्ट रहेगा तो वो सही माना जाएगा। नेक्स्ट है असर्टिव या अब्सोल्यूट स्टेटमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी स्टेटमेंट में ओनली, ऑलवेज, नेवर, कंप्लीटली, ऑल, नन, नो, ये सब स्टेटमेंट रहता है तो जनरली क्या होता है वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो याद क्या रखना है कि जब भी हमारे क्वेश्चन में ओनली पॉलिटी को छोड़ करके, क्योंकि पॉलिटी में काफ़ी क्वेश्चन में ओनली आता है तो पॉलिटी में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन बाकी अब स्टेटमेंट्स में हम ऑलवेज, नेवर, कंप्लीटली, ऑल और नन ये लोग को अब्सोल्यूट स्टेटमेंट मान करके उसको गलत करके ले जा सकते हैं। अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट 2025 का यूपीएससी का पीवाईक्यू देखते हैं। तो ये अभी हम यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स जीएस का एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरह से हम एलिमिनेट करके ऑप्शन आंसर ले आ सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है ये, इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। ठीक है, इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट इज हैड आइडेंटिफाइड। यहाँ बोल रहा है कि इंडिया जो है वो रिसोर्स रिच कंट्री है ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स। क्या 30 क्रिटिकल मिनरल्स सभी में इंडिया रिसोर्स रिच कंट्री हो सकता है? तो ये ऑल स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे अभी जैसे बताए कि जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाए तो वो रॉन्ग माना जाएगा। तो यहाँ से 2 नंबर अगर रॉन्ग हो गया तो हम यहाँ पे 1 और 3 आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम लोग अभी आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे जिसके माध्यम से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे एलिमिनेशन टेक्निक लगता है। ऑल्दो अभी ट्रेंड चेंज हुआ है पहले से, तो एलिमिनेशन टेक्निक थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 15 से 20 क्वेश्चन तो इस तरह से आ ही जाता है जिसको कि अगर हम प्रैक्टिस करें लगातार 8 से 10 साल का पीवाईक्यू तो वो ट्रेंड हमें पता चल जाएगा और हम आसानी से अपने मार्क्स में 25 से 30 नंबर, इवन 40 मार्क्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया अकाउंट्स फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग ए ग्रेट बूम। इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong at some point of time. Third statement है, there is no regulatory body either to warn the small investor about the risk of option. स्टेटमेंट ये बोल रहा है क्या कि नो रेगुलेटरी बॉडी, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो कि स्मॉल इन्वेस्टर को रिस्क ऑप्शन से बचाए और अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बचाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि नो रेगुलेटरी बॉडी कैसे होगा, जब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए सेबी रेगुलेटरी बॉडी करता है। तो जब भी यहाँ पे स्टेटमेंट फिर से एक्सट्रीम वाला आ गया नो, तो ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे इनकरेक्ट मानेंगे और यहाँ से 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट ए लायबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, नहीं पता मान लेते हैं। बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन क्रिएट्स ए लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये बेसिक चीज़ है यहाँ पे कि इंटरेस्ट रिसिप्ट होता है लोन पे गवर्नमेंट को। लेट्स से कि गवर्नमेंट लोन देती है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो क्या लायबिलिटी होगा या एसेट होगा गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट के लिए एसेट होगा क्योंकि वो लोन ले नहीं रही है, दी हुई है। तो यहाँ पे ये लायबिलिटी बोल रहा है। लायबिलिटी क्या होता है? जिसमें हम एक तरह से डेट होता है जिसको हम फ्यूचर में हमको चुकाना पड़ेगा, तो वो लायबिलिटी कहलाता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट खुद ले रही है तो वो लायबिलिटी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। तो यहाँ लायबिलिटी और एसेट के बारे में बेसिक चीज़ अगर जानेंगे तो हम यहाँ से आसानी से आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। क्या स्टेटमेंट है कि बिना एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द
अर्थ सरफेस। नेक्स्ट स्टेटमेंट, हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन आवर प्लैनेट एवरेज टेम्परेचर। जनरल स्टेटमेंट है, एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो एवरीवेयर बोल रहा है, तो यहाँ पे फिर से ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4, 2 एंड 3। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहाँ पे ये मार्क कर लें कि वो करेक्ट बोल रहा है या फिर इनकरेक्ट बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ रिफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट क्या है, इट कैन बी यूज्ड एज ए वे ऑफ कार्बन sequestration, it can be a valuable approach for plastic production and in food processing, and थर्ड स्टेटमेंट है, इन एविएशन इट कैन बी ए सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इट कैन बी, इट कैन बी, इट कैन बी। अभी हमने सबसे पहले जब डिस्कस किया था तो यहाँ पे हमने देखा था कि प्रोबेबल स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है, राइट होता है। प्रोबेबल स्टेटमेंट क्या होता है, राइट होता है, कैन बी, मे बी, माइट बी, लाइकली टू बी, एक्सपेक्टेड टू बी। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट हमारा हो गया वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और इस तरह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, हम फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल, हाउ मेनी एबव आर कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल। अल्टरनेटिव पावर ट्रेन बोल रहा है यहाँ पे, व्हीकल कौन सा है, तो अब तीनों का यूज क्या है, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होगा, व्हीकल्स का अपना अपना यूज है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम ऑल थ्री कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक, chalk is known as very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. Statement 2, chalk is porous and hence can absorb water. Third statement, clay is not at all porous. Clay is not at all porous. तो all यहाँ पे फिर से एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन के हिसाब से, फर्स्ट रॉन्ग और दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 4 में से 2 ही दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये अगर हम निकाल लेंगे तो आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इंपॉर्टेंट फॉर अपलिफ्टमेंट रूरल पुअर एज मेजोरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स आर विथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। ये क्या है, जनरल स्टेटमेंट है। तो अभी बताए थे हमने कि जनरल स्टेटमेंट क्या होगा, सही माना जाएगा, तो यहाँ से आंसर बोथ हम सही कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAVs कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल टाइप ऑफ UAV कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ऑल टाइप्स ऑफ UAV कैन डू ऑटोमेटेड हॉरिंग, ऑल टाइप ऑफ UAV कैन यूज बैटरी ओनली एज ए सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। फिर से यहाँ पे ऑल 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 आ गया, तो तीनों स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट पूछ रहा है, आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल। फिर से यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नो नो नो, यानी कि तीनों यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन से हम लोग आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, सम रेयर अर्थ आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे सम तो जनरल स्टेटमेंट है, तो यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Indian polity, consider the following statement, an ordinance can amend any central act, an ordinance can abridge a fundamental rights, an ordinance came into effect from a back date। इसमें पॉलिटी अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि ऑर्डिनेंस वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं लाया जाता है, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम ये पता रहता है तो हमारा 1 और 3 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on the dissolution of the House of the People, the Speaker shall not vacate his or her office until immediately before the first meeting of the House of the People after dissolution. According to the provision of Constitution of India, a member of the House People on being elected as Speaker shall resign from his political party immediately. The Speaker
ऑफ द हाउस ऑफ पीपल मे बी रिमूव फ्रॉम द हिज ऑफिस। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में यही पकड़ना था हमको कि प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोले वहाँ पे सतर्क रहना है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो लिखा हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मेंशन हो। तो पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड स्पीकर सेल रिजाइन फ्रॉम हिज और पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हम इनकरेक्ट मानेंगे। तो 1 और 3 यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, इन एनी क्वेश्चन अराइज एज टू वेदर ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, द प्रेसिडेंट डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी फाइनल। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी, देयर इज नो मेंशन। फिर से आगे यहाँ पे नो मेंशन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गगन यूज a system of ground station to provide necessary argumentation. Which of the following statement is correct in respect of Gagan? It is designed to provide additional accuracy and integrity. It will allow more uniform and high quality air traffic management. It will provide benefits only in the aviation but not in other modes of transportation. फिर से only आ गया, ये statement wrong, तो आंसर हमारा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एक्सपेक्टेड दैट Majorna 1 chip will enable quantum computing. Majorna 1 chip has been introduced by Amazon Web Service. Deep learning is a subset of machine learning. यहाँ पे ये समझना है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कोई भी सर्विस, कोई भी इंट्रोडक्शन किसी बारे में बोला जा रहा है तो वो जनरली क्या होगा, यहाँ पे रॉन्ग माना जाएगा। तो एक स्टेटमेंट अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ का इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया है, तो वो वहाँ पे जनरली रॉन्ग इंट्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे गलत मानते हुए हम 1 और 3 करेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2025 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था PYQ के रूप में, वो हमने देखे। अगर आपको अच्छा लगा, अब इसमें से कुछ है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कि जो मिस्टेक्स अवॉइड करना है। सबसे पहला कि वही करेक्ट और इनकरेक्ट में डिफरेंस देखना है कि कहाँ पे करेक्ट बोल रहा है, कहाँ पे इनकरेक्ट बोल रहा है। दूसरा, फीलिंग इरर, जो बबलिंग करते हैं उसको कहीं ना कहीं हम इरर कर देते हैं, उसको इरर नहीं करना है, क्योंकि अगर इरर हुआ तो 2.5 नंबर 3 नंबर एक क्वेश्चन पे चला जाएगा। तीसरा है एनालाइज ऑपोजिट्स, जब भी स्टेटमेंट पढ़ें तो एक स्टेटमेंट दूसरे का अपोजिट मिलता है तो वहाँ से आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। चौथा है मास्टर एलिमिनेशन, जैसा कि अभी पीछे हमने डिस्कस किया है, जो भी लॉजिक लग सकता है, जो भी एलिमिनेट कर सकते हैं उसके माध्यम से हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो 15 क्वेश्चन आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। और सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट है कि PYQ प्रैक्टिस, आपको एनी हाउ 5 ईयर्स का PYQ प्रैक्टिस करना है, जिसके माध्यम से हम ये इंश्योर करेंगे कि जो प्रैक्टिस अभी हमने ऊपर किया वो 2024 में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, 2023 में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, 2022 में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। तो एटलीस्ट 5 ईयर्स का आप ज़रूर से ज़रूर PYQ प्रैक्टिस करें और लॉजिक लगा के देखें कि ये सही इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, या फिर नहीं हो रहा है तो उसको दोबारा प्रैक्टिस करें जिससे कि उसका इम्प्लीमेंट हो सके। तो यहीं तक रहने देते हैं आज। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर भी करें।